हेलो माय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लिए थे। और आज हम लोग फिर उसी का अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आज हम लोग वही करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले यहाँ स्पेसिफिक हीट टर्म आया, तो स्पेसिफिक हीट आखिर कहते किसको है, तो स्पेसिफिक हीट का किसको कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को गर्म जब करते हैं तो उसमें हीट लगता है, और हीट लगता है तो इसमें कुछ मास होगा, जिसको हम हीट कर रहे हैं उसका कुछ मास होगा। मान और अगर हीट दे रहे हैं तो कितना हीट देना पड़ेगा, इतना जितना मास है उतना मास को गर्म करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। मतलब जितना मास है उतना हीट देना पड़ेगा। मतलब जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, मास का। और इसमें कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, जितना चेंज करना रहेगा टेम्परेचर उसका उतना हीट देना पड़ेगा। मतलब जितना हीट देना पड़ेगा जितना हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर जितना चेंज करना पड़ेगा, आखिर हीट जितना देगी उतना टेम्परेचर चेंज होगा। यानी टेम्परेचर जो चेंज होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट का होगा। मान के चलिए कि डेल्टा टी जब चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब इसी को दोनों को इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे तो जो हीट होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम डेल्टा टी। और यही जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। इसी कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। अब इसको परिभाषा कैसे करेंगे, परिभाषित, तो C बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, Q बाय एम डेल्टा टी। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें यूनिट मास को गर्म कर रहे हैं, यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो यूनिट मास को जितना हीट चाहिए, यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए रिक्वायर्ड होगा, वही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मान यूनिट मास मतलब m, जब m 1 हो जाएगा और डेल्टा टी भी अगर 1 हो जाएगा तो फिर C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। मतलब इसका मतलब क्या निकला कि यूनिट मास में अगर यूनिट टेम्परेचर चेंज कराना हो, उसमें जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी कहेंगे। और यहाँ स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यहाँ अगर फार्मूला यूनिट मास ले लेंगे और स्मॉल अगर हीट देंगे और हीट ऑफ कैपेसिटी अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी Q बराबर C, यूनिट मास m1 है, डेल्टा टी को dt भी लिख सकते हैं। मतलब C का जो जनरल फार्मूला जो हो जाएगा वो dQ बाय dt हो जाएगा। ये याद रखना है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मली जो होता है, जो हीट हम देते हैं इसमें जितना हीट देते हैं वो किस में खर्च करता है, जो हीट देते हैं इसमें वो खर्च करता है इसको, जो इंटरनल एनर्जी इसका है उसको बढ़ाने में वो खर्च करता है जितना हीट देते हैं। और अगर इस सबस्टांस एक्सपेंड करेगा तो जो हीट देंगे, अगर ये एक्सपेंड करेगा, मान के चलिए अगर एक्सपेंड करेगा जो हीट देंगे वो किसको करेगा, तो करेगा कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ही। उसके साथ साथ जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसका जो पिस्टन है इसके साथ ही वर्क डन भी कर लेगा। यानी जो एक्सपेंड कर रहा है ये हीट करने से इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों होगा। कब, जब जिस सबस्टांस को हम गर्म कर रहे हैं वो अगर वो एक्सपेंड करता है तो उसके साथ साथ वर्क डन होगा, किसके विरुद्ध होगा, तो ये जो सबस्टांस का इंटरनल अट्रैक्शन है उसके विपरीत में एगो वर्क डन होगा। और एक्सटर्नल सराउंडिंग के भी विपरीत होगा। मतलब एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो वर्क डन हो जाएगा तो इसके विपरीत जो जा रहा है वर्क डन कर रहा है वही हो जाएगा। और जो हीट है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वर्क डन जो कर रहे हैं इसमें वो सप्लाई कर जाएगा। जो इसका हीट दे रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा,
वर्क डन के। लेकिन जनरल देखते हैं कि जनरल में अगर देखते हैं हम कि जो हीट ऑफ सब्सटेंस जो है जनरलाइज करके हम इसको लिख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी हो डायरेक्ट किस पर निर्भर करता है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो इतना हम हीट सप्लाई करते हैं उस पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, लगभग ना के बराबर होता है एक्सपेंशन, लेकिन लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए उसमें इसमें एक्सपेंड नहीं होगा। तो जो खर्च करेगा तो किस में खर्च करेगा, सिर्फ हीट अपना खाली उसका इंटरनल एनर्जी सिर्फ बढ़ाने में खर्च करेगा। तो इसमें जब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च करेगा तो इसका जो होगा स्पेसिफिक हीट कितना होगा, ओनली 1 होगा। बट गैस जो है गैस में एक्सपेंड करता है गैस मेरा, और गैस को अगर जब हम हीट करेंगे तो उसमें जो होगा सो हीट कितना चाहिए, जब उसको हीट करेंगे गैस वो एक्सपेंड करेगा तो उसके साथ वर्क डन भी होगा, और जब वर्क डन होगा तो हीट जो चाहिए उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन भी चाहिए, मतलब ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगा एक्सपेंशन में। तो इसमें जो रहेगा तो इसमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ये कि 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन यूजुअली में हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी जो है यूजुअली 2 माना जाता है गैस के लिए, लेकिन होता है 1 से ज़्यादा ही होता है, लेकिन 2 मानते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एट कांस्टेंट प्रेशर का कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, मान के चलिए यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, और जब इसको हम लोग C बराबर क्या देखें यहाँ Q/m∆T, और हम बोल रहे हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, अगर जब यहाँ मान के चलिए 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराना है और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें जो है हीट जो चेंज करेगा एक बार कांस्टेंट प्रेशर में चेंज करेगा, यानी कांस्टेंट प्रेशर रख के एक बार चेंज कराएंगे और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रख के चेंज कराएंगे। जब कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे और इसमें जितना 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने में जितना हीट लगेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम जब कांस्टेंट करेंगे और उसमें जितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस को अगर बढ़ाने में, तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसी के साथ पूछता है कि जो Cp होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बड़ा कौन होगा, तो Cp बड़ा कौन होगा, Cp बड़ा होगा। अभी इसी को एथी करना है कि आखिर Cp बड़ा क्यों होगा, तो मान के चलिए कि Cp बड़ा होगा जब हम गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर में। अगर कांस्टेंट प्रेशर में जब हीट करेंगे कोई गैस को तो क्या होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर में हीट करेंगे तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, मान के चलिए यहाँ कोई पिस्टन है और उसमें अगर कांस्टेंट एथी कर दिए हैं पिस्टन में, अगर हम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं इसमें और जब हीट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें हीट कितना लगेगा, ज़्यादा हीट लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, क्या कि इसको इंटरनल एनर्जी प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा, जब इसको हीट करेंगे तो इसके साथ साथ इसका वर्क डन में भी होगा, वर्क डन में भी हीट खर्चा होगा और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी खर्च होगा। लेकिन जब हम Cv को करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो मेरा पिस्टन तो ऊपर जाएगा नहीं, क्या कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो जो हीट देंगे वो सिर्फ किस में खर्च होगा, तो सिर्फ खर्च होगा उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने में सिर्फ खर्च होगा, और इसमें टेम्परेचर के साथ साथ वर्क डन में भी खर्च होगा। इसके मतलब क्या हो कि इसमें जो हीट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, प्रेशर वाला में हीट ज़्यादा लगेगी। और हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है dQ/dt, यानी कि जब टेम्परेचर को यहाँ चेंज करने में ज़्यादा हीट लग रहा है
तो ये हमेशा होगा कि सीपी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर खाली टेम्परेचर चेंज करने में ज़्यादा हीट लग रहा है, वर्क डन हो जा रहा है। और यहाँ देख लें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब टेम्परेचर चेंज करने में इसको ज़्यादा हीट लगेगा, क्योंकि जो हीट दे रहे हो वर्क डन के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने में भी लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसमें ज़्यादा हीट लगेगा। अगर ज़्यादा हीट लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिक्स है कि सीपी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में अगर हम हीट देंगे तो इसमें क्या होगा, जब इसमें डायरेक्ट सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो इसमें कम ही हीट में हो जाएगा। मतलब जो हीट होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में वो कम लगेगा, और जो हीट होगा कांस्टेंट प्रेशर रख के तो उसमें हीट ज़्यादा लगेगा। तो स्पेसिफिक हीट जो होगा प्रेशर का वो ज़्यादा हो जाएगा, किसका, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम का। अब इसी को नोट्स के रूप में हम अभी दिखा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ हम लोग लिख लिए हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस किसको कहते हैं, इसको समझा देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सबस्टांस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। यही अभी हम लोग बोले थे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस उसको कहते हैं कि जितना हीट उसको रिक्वायर्ड होगा यूनिट मास चेंज करने के लिए, यूनिट डिग्री टेम्परेचर को जितना यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उतना, उसी को स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस कहते हैं। लेकिन ऑर्डिनरली सामान्यतः जानते हैं कि द हीट सप्लाइड टू द सबस्टांस इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च करते हुए बता चुके हैं ऑफ द सबस्टांस का। लेकिन सबस्टांस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, अगर सबस्टांस एक्सपेंड करता है हीट करने से तो वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इंटरनल अट्रैक्शन, उसका इंटरनल अट्रैक्शन के विरुद्ध एक वर्क कार्य करेगा। ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज वेल एज अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग, hence an amount of heat equivalent to the work done must also be supplied in addition। वर्क डन भी उसमें ऐड हो जाएगा, सब तो अभी बता ही दिए। Thus in general the specific heat of the substance depends on the condition under which the heat is supplied। उसमें हीट जो दे रहे हैं उस पर सप्लाइड हो जाएगा। अब फॉर सॉलिड एंड लिक्विड का एक्सपेंशन, जो द एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल स्मॉल, सॉलिड एंड लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। हेंस द सॉलिड एंड लिक्विड्स आर सपोज टू हैव only one specific heat, but gases on the other hand expand considerably on heating, and so a large amount of heat is required to do the necessary work। Therefore gases have more than one specific heat, मतलब इसका वो एक से ज़्यादा होगा, अभी सब तो बता चुके हैं हम। यूजुअली 2 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस आर इम्पोर्टेंट, 2 होगा, पहला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस at constant pressure and constant volume are called molar heat capacity and denoted by Cp and Cv। अब यहाँ बताया गया कि Cp is greater than Cv। Cp ग्रेटर कैसे होता है, तो यहाँ लिखा है कि when ये गैस is heated at constant pressure it expand the heat supplied to it is used partly in raising its temperature and partly in doing work against the external pressure। यही बता रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध वर्क भी होगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट टेम्परेचर चेंज करने के लिए होगा जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। ऑन द अदर हैंड जब इफ़ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ हीट करेंगे तो उसमें नो वर्क इज डन, उसमें वर्क डन नहीं होगा। देयरफॉर द हीट सप्लाइड इज यूज्ड ओनली इन रेजिंग द टेम्परेचर, तो उसमें जो हीट होगा वो टेम्परेचर को बढ़ाने में सिर्फ होगा।
Hence, the amount of heat required to be supplied to a gas to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज करना होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, जल्दी हो जाएगा चेंज, और कांस्टेंट प्रेशर में लेट से होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा लेट से तो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, आप देख चुके हैं। required to be supplied to a gas its temperature by 1 degree Celsius at constant pressure will be greater than amount of heat required at constant volume, that is the specific heat of a gas at constant pressure is greater than the specific heat of constant volume। यहाँ देख चुके हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है इसका रिलेशन, आखिर सीपी और सीबी के बीच रिलेशन क्या होता है। तो इसका रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। रिलेशन तो बहुत लंबा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन तो लंबा रहेगा ही। अब रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन सीबी एंड सीपी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं जिसका प्रेशर P होगा, वॉल्यूम V होगा एंड टेम्परेचर T होगा। 1 मोल ऑफ गैस लिए, याद रखना है अभी। और CP एंड CV ले लेते हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा। ये हो गया 2 चीज़। अब हम लोग को मान लेना है कि जो गैस लिए हैं 1 मोल ऑफ गैस, उसको हीट करते हैं एक बार हम कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो चेंज होगा, टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ में बढ़ेगा। मान लेते हैं कि वो DT में बढ़ेगा, तो उसमें हीट जो दिए वो किसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखें थे कि CV बराबर, अभी क्या बताएं, CV बराबर dQ/dt अभी बताएं। अब अगर इसको हम dQ बराबर क्या हो जाएगा, CV/dt। और जब इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें वर्क डन कितना होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में करेंगे तो वर्क डन जीरो होगा। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि dQ बराबर क्या होता है, du प्लस dW। अब यहाँ वर्क डन जीरो हो रहा है तो हीट जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का सिर्फ। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि यहाँ dQ की वैल्यू क्या है, CV/dt, मतलब du जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, CV/dt को। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इसको हम अगर 1 मोल ऑफ गैस जो लिए हैं उसको जब हीट करेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर के साथ तो क्या होगा, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लेते हैं कि DT टेम्परेचर इसमें भी बढ़ गया, तो जब DT टेम्परेचर बढ़ा तो इसमें जो हीट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CP/dt के बराबर। लेकिन इसमें जो हीट दिए इसके साथ साथ तो वर्क डन भी होगा। ये बताएं कि इसमें जो होगा एक्सटेंड होता है, तो इसमें जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो उसका वर्क डन भी होता है साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ। तो मान के चलिए कि अगर dV वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा PdV। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। तो यहाँ से dQ बराबर क्या दे दिया, CP/dt, du और dW बराबर क्या हो गया, dW कितना दिया है, PdV। और जब इसको हम du का वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ du का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, कितना होता है CV/dt। तो यहाँ सारा चीज़ du का भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, CV/dt प्लस PdV। मतलब क्या हो जाएगा, इधर अगर CV वाला टर्म को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, CP माइनस CV। जब इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, CP माइनस CV, और DT को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, PdV। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट इसको अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम का dV हो जाएगा और T का dt हो जाएगा।
यानी पी डी वी बराबर आर डी टी। तो इसको पी डी वी की जगह पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर डी टी। और इधर भी डी टी है, डी टी से डी टी कट जाएगा, मतलब जो हो जाएगा सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। यही रिलेशन हो गया, मेरा रिलेशन भी आ चुका है। और इस तरह हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। और इसका भी नोट्स में देख लेते हैं कि क्या है, नोट्स में बनाते जाइएगा आप लोग भी। जैसे हम देखिए रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी के लिए हम लोग कंसीडर पहले कर लें। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। और मान लेते हैं कि लेट सी पी एंड सी बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लेते हैं कि लेट द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर चेंज होगा स्मॉल अमाउंट डी टी में, तो इसमें हीट कितना लगेगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू सी भी डी टी। अभी देखें वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो वर्क डन फिक्स एक जीरो होगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो लेकिन डी क्यू बराबर क्या होता है, सी वी डी टी। अभी आया ना भाई, डी क्यू बराबर सी वी डी टी और वर्क डन है जीरो, तो डी यू क्या आ जाएगा, सी वी डी टी मात्र। क्या कि जब इसमें पुट करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अभी देखें हम लोग, अब लेट द गैस इज नाउ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब इसको कांस्टेंट प्रेशर से हीट करेंगे तो ई चेंज हो जाएगा अनटिल द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय द सेम अमाउंट डी टी। डी टी के अमाउंट में चेंज हो जाएगा, सेम अमाउंट में करना है टेम्परेचर चेंज। तो जो इसमें हीट लगेगा कितना लगेगा, डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी। अब नाउ द गैस वुड एक्सपेंड एट एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट, मतलब इसमें जो होगा सो एक्सपेंड होगा, वर्क डन भी होगा, इसमें एक्सपेंड करता है इसलिए इसका वर्क डन भी होगा कांस्टेंट प्रेशर में। तो डी वी इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सटेंड वर्क डन। कितना वर्क डन करेगा इसमें, जो वॉल्यूम चेंज कराना रहेगा उतना, तो कितना वर्क डन लगेगा, तो पी डी वी। मान ले डी वी अगर चेंज इन वॉल्यूम है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डी वी। हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर पी डी वी होता है। दस फॉर दिस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डी क्यू। हम लोग जानते हैं कि सी पी बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू बराबर सी पी डी टी। और वर्क डन अभी देखें पी डी भी आया। तब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। देयरफॉर डी क्यू के वैल्यू अभी यहाँ आया सी पी डी टी, डी डब्ल्यू का वैल्यू आया पी डी वी, डी यू का वैल्यू था यहाँ आगे ऊपर सी पी डी टी, वो पुट कर दिए। फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए पी वी बराबर आर टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। अब पी डी वी के वैल्यू पुट कर दिए तो सी पी माइनस सी बी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी। डी टी डी टी कट गया, सी पी माइनस सी बी आगे। इस तरह सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर आ गया। अब दिस इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय मेयर्स एंड हेंस नॉन एज मेयर्स रिलेशन। इसको सबसे पहले मेयर्स ऑब्टेन्ड किया था, इसलिए इसको मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाइयों लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इसी तरह के वीडियो डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।